1930 के दशक में जब यूएसएसआर उस समय में दो बड़े रिवॉल्यूशंस और दो बड़ी जंग से गुजर करके आया था, तो उसने अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर खासा फोकस किया। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ को फोकस किया, जिसमें से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थी। इसके पीछे दो बड़े कारण थे। पहला था फ्यूचर वॉर्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एयरक्राफ्ट का आने वाले समय में फ्यूचर वॉर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। और दूसरा था एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम जो कि चीप भी हो और बहुत लंबे डिस्टेंसेस को कवर करे। रशिया, जो कि ज़्यादातर समय में बर्फ़ से ढका रहता है और काफ़ी बड़ी कंट्री है, इस कंट्री में रेल रोड्स बनाना या फिर रोड्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया गया, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस को बहुत कम समय में कवर अप कर सकते थे, और जो कि उस समय के सोवियत एयरक्राफ्ट्स ने करके भी दिखाया। उन समय में बहुत सारे सोवियत एयरक्राफ्ट ने काफ़ी सारे लॉन्ग डिस्टेंसेस फ़्लाइट्स के रिकॉर्ड्स बनाए। न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका तक वो एयरक्राफ्ट्स गए। तो इसी समय में बोल्शेविक पार्टी ने नॉर्मल लोगों को भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग स्कूल्स में, उनके डिज़ाइनिंग स्कूल्स में एडमिट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने यंग पार्टी मेंबर्स को भी फोर्स किया कि वो इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग स्कूल्स में न सिर्फ पार्टिसिपेट करें बल्कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी एक्टिव रोल निभाएं, ताकि इस इंडस्ट्री को जल्द से जल्द अपने पाँव पे खड़ा किया जा सके। सन था 1905 जब आर्टेम आइवानोविक मिखोयान का जन्म आर्मेनिया, जो कि उस समय में यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, वहाँ के एक छोटे से गांव सनाई में उनका जन्म होता है। बचपन काफ़ी गरीबी में बीता। वो और उनके बड़े भाई दोनों को बचपन में भेड़ बकरियों के साथ पूरा दिन के समय में घूमना पड़ता था। फादर उनके गरीब कारपेंटर थे, जिनको कभी कभी जॉब मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, तो घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल था। इसके अलावा फॉर्मल एजुकेशन उनको उस समय नहीं मिली थी। 1918 में जब पूरी फैमिली तिब्लिसी, जो कि आज के जॉर्जिया का कैपिटल है, वहाँ शिफ्ट हुई, तो वहाँ पर दोनों ब्रदर्स को फॉर्मल एजुकेशन अटेंड करना, स्कूल अटेंड करने की जो फैसिलिटी है वो वहाँ मिलती है। 1923 में दोनों ब्रदर्स ने रोस्टोव-ऑन-डोन नाम की शहर, जो कि रशिया की एक सिटी है, वहाँ पर टेक्निकल स्कूल में एडमिशन लिया, जहाँ पर उन्होंने मशीनिकल टूल ऑपरेटर्स की पढ़ाई की। इसके बाद दोनों ब्रदर 1925 में मॉस्को शिफ्ट हो गए, जहाँ पर उन्होंने बोल्शेविक पार्टी को ज्वाइन किया। इसके अलावा आर्टेम मिखोयान ने इसी समय में एक फैक्ट्री में एज अ टूल ऑपरेटर काम करना शुरू कर दिया। दोनों ब्रदर्स काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव थे, और आर्टेम मिखोयान के बड़े भाई, जिनका नाम है एनेस्टस आर्टेम आइवानोविक मिखोयान, उन्होंने बोल्शेविक पार्टी में काफ़ी ग्रो किया, और एक समय में वो जोसेफ स्टालिन के राइट हैंड भी माने जाते थे। उनकी वजह से 1931 में ज़ोवोस्की एयरफोर्स इंजीनियरिंग एकेडमी में आर्टेम मिखोयान को एडमिशन मिला, और अगले 5 साल तक उन्होंने एविएशन से जुड़ी बहुत सारी स्टडीज़ को उसमें कंप्लीट किया, जिसमें एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग स्टडीज़ भी थी। 1936 तक आर्टेम मिखोयान और उनके फ्रेंड्स ने खुद का एक एयरक्राफ्ट बनाने का सोचा था, जिसको उन्होंने कंप्लीट भी किया, और उन्होंने 1936 के एक एयरक्राफ्ट कंपटीशन में उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। 1936 तक उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी, और 1937 में उनको असाइन कर दिया गया पॉलीकार्कोव ब्यूरो को। पॉलीकार्कोव ब्यूरो एक ऐसा ब्यूरो था जहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट्स को डिज़ाइन किया जाता था। PO2, I-15, I-16 जैसे एयरक्राफ्ट जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, वो सभी एयरक्राफ्ट इसी डिज़ाइन ब्यूरो के थ्रू डिज़ाइन किए गए थे। I-15, I-16 एयरक्राफ्ट में आर्टेम आइवानोविक मिखोयान ने भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, और निकोलाई पॉलीकार्कोव ने जब उनका टैलेंट देखा तो उन्होंने कुछ समय बाद ही उनको सारी प्रोडक्शन लाइन का इंचार्ज बना दिया। आर्टेम मिखोयान और पॉलीकार्कोव दोनों ही नए डिज़ाइंस को हमेशा फाइंड करते रहते थे, और उस समय में आर्टेम मिखोयान खुद का एक ऐसा सुपर प्लेन बनाना चाहते थे जो कि स्पीड में ही नहीं बल्कि मैनूवरेबिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो। जोसेफ स्टालिन भी पॉलीकार्कोव के बनाए हुए डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वो कंपैरेटिवली काफ़ी स्लो थे, और वो चाहते थे कि एक नया डिज़ाइन ब्यूरो क्रिएट किया जाए जो कि एक नए सुपर प्लेन या नई जनरेशन के प्लेन्स को फॉर्म कर सके। इस टाइम पर आर्टेम मिखोयान ने अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर के एक ऐसा प्लेन बनाना शुरू कर दिया था, और यहाँ पर उनको अपने जो फ्रेंड्स थे उनमें एक फ्रेंड मिलते हैं जिनका नाम है मिखाइल ग्रोवरिच। मिखाइल ग्रोवरिच वही इंसान है जिसके नाम पर मिग एयरक्राफ्ट्स का नाम आया। मिग में जो MI है वो मिखोयान का नेम है, और जो ग्रोवरिच है वो मिखाइल ग्रोवरिच का G है, तो इन दोनों के कम्बिनेशन से एयरक्राफ्ट का नाम बनता है मिग।
ग्रोवरिच भी काफ़ी टैलेंटेड इंजीनियर थे और उन्होंने मिखाइल के साथ मिल करके इन एयरक्राफ्ट्स को डिज़ाइन किया। आर्टेम मिकोयान एंड मिखाइल ग्रोवरिच ने एक नए डिज़ाइन को फॉर्म किया, इसका नाम उन्होंने रखा I-200। इस एयरक्राफ्ट को उन्होंने अपने बड़े भाई यानी कि एनेस्टस इवानोविच मिकोयान की मदद से जोसेफ स्टालिन के सामने प्रेजेंट किया। जोसेफ स्टालिन को ये एयरक्राफ्ट बहुत पसंद आया और उन्होंने एक नए फाइटर डिज़ाइन ब्यूरो को फॉर्म किया। इस फाइटर डिज़ाइन ब्यूरो का चीफ उन्होंने बनाया मिकोयान को। मिकोयान ने ग्रोवरिच के साथ मिलकर के उस समय इस एयरक्राफ्ट के ऊपर काफ़ी काम किया। ये टाइम था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था एंड नए फाइटर्स की बहुत ज़्यादा अर्जेंसी थी रशिया को। तो जोसेफ स्टालिन ने इस डिज़ाइन ब्यूरो को ये एयरक्राफ्ट जल्दी से जल्दी फॉर्म करने का ऑर्डर दिया और सिर्फ 3 महीने में इस एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया गया। 3 महीने बाद इस एयरक्राफ्ट को जब पहली टेस्ट फ्लाइट अप्रैल 1940 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट हुई, तो उस समय ये एयरक्राफ्ट उस समय के सारे रशियन एयरक्राफ्ट का रिकॉर्ड तोड़ चुका था एंड दिस बिकम्स द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट इन सोवियत यूनियन। इस एयरक्राफ्ट ने मोर देन 400 किलोमीटर पर माइल्स की स्पीड को अटेंड किया और आगे चल कर के इसी एयरक्राफ्ट का नाम MiG-1 पड़ा। MiG-1 को इम्प्रूव करके MiG-3 बनाया गया, जो कि उस समय में MiG-1 से ज़्यादा एडवांस था, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी भी ज़्यादा थी और उसमें एडिशनल फ्यूल टैंक्स भी लगाए जा सकते थे। इसके अलावा MiG-3 की सर्विस सीलिंग 40,000 फीट थी, इसकी रेंज लगभग 700 माइल्स थी और इसके अंदर 2 मशीन गन्स लगाई गई थी, जिसमें एक मशीन गन 12.7 mm की थी और 2 अदर छोटी मशीन गन्स लगाई गई थी। MiG-3 टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट था। रशियंस को भी इसको ऑपरेट करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। रशिया के पास इसको ऑपरेट करने के लिए पायलट्स का एक्यूट शॉर्टेज था, इसीलिए रशिया ने उस समय जितने भी टेस्ट पायलट्स थे जो कि स्पेशली एयरफोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपना काम कर रहे थे, उन सबको बुला करके इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए 2 रेजिमेंट को फॉर्म किया। जर्मन इन्वेजन जो कि 1941 की जून में हुआ, उस समय में रशिया ने इन एयरक्राफ्ट्स का यूज़ करते हुए जर्मनी के 109 बॉम्बर के ऊपर इन एयरक्राफ्ट से हमला बोला और काफ़ी सारे बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस एयरक्राफ्ट में भी आगे चल करके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिसमें एक प्रॉब्लम थी इसकी स्लो स्पीड एट द लो एल्टीट्यूड। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट की फायर पावर भी इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थी। लो एल्टीट्यूड पे ईजिली जर्मन एयरक्राफ्ट इसको शूट डाउन कर दिया करते थे। इसके बाद 1941 के ऑटम में जब जर्मनी ने रशिया की कैपिटल यानी कि मॉस्को की तरफ जब मूवमेंट शुरू किया, तो आर्टेम मिकोयान को अपनी फैक्ट्री को मॉस्को से रिलोकेट करना पड़ा और उनको बाद में बहुत सारी अदर एरियाज़ भी एलोकेट कर दिए गए, जहां पर उन्होंने अपनी न्यू फैक्ट्रीज़ को स्टैब्लिश किया। इस मीनवाइल उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन में लगातार इम्प्रूवमेंट्स वो करते चले गए और कुछ एयरक्राफ्ट की स्पीड और सर्विस सीलिंग को भी उन्होंने इम्प्रूव किया। MiG-3 की भी एयरक्राफ्ट के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स की, जिसमें उन्होंने उसकी सर्विस सीलिंग को और उसकी स्पीड को न सिर्फ बढ़ाया, इसके अलावा उन्होंने प्रेशराइज्ड कॉकपिट को भी इस एयरक्राफ्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया। मिकोयान और उनकी टीम एयरक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ाने के लिए लगातार एयरक्राफ्ट के अंदर जेट इंजन्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच में उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट फॉर्म किया जिसका नाम था I-250। इस एयरक्राफ्ट में रेगुलर पिस्टन इंजन के साथ टर्बोजेट को इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि इस एयरक्राफ्ट की स्पीड 515 माइल्स पर आवर्स तक पहुंची, बट फिर भी ये एक जेट इंजन नहीं था। जेट इंजन के अलावा नए एरोडायनेमिक फ्रेम के ऊपर भी मिकोयान और उनकी टीम लगातार नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट के सीरीज़ में उन्होंने एक एयरक्राफ्ट को फॉर्म किया जो कि एक वुडन एयरक्राफ्ट था। इस एयरक्राफ्ट में 4 टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस उन्होंने इंट्रोड्यूस की, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट था स्विफ्ट विंग्स एंड कार्नेट कंट्रोल सर्विस। इसके अलावा लैंडिंग गियर्स भी इस एयरक्राफ्ट की एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थी और ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आज तक के एयरक्राफ्ट में यूज़ की जाती हैं। इस एयरक्राफ्ट का नाम उन्होंने MiG-8 दिया। हालांकि MiG-8 बड़े स्केल पर प्रोड्यूस नहीं हो पाया, बट ये फिर भी एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जिसके थ्रू स्विफ्ट विंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई और आने वाले एयरक्राफ्ट में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। इसके बाद 1946 में मिग ब्यूरो ने एक लिक्विड प्रोपेलर जेट इंजन को फॉर्म कर लिया। हालांकि ये जेट इंजन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं था और लगातार 2 क्रैशेस के बाद इस जेट इंजन के प्रोग्राम को रोक दिया गया। मिखाइल एंड उनकी टीम ने हार ना मानते हुए इस प्रोग्राम में से अपनी जो भी उन्होंने इस प्रोग्राम में चीज़ें सीखी थी उसको इंट्रोड्यूस करते हुए उन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया और यहाँ पर उन्होंने नए एयरक्राफ्ट के अंदर जर्मन इंजन्स को इंट्रोड्यूस किया। ये जर्मन इंजन्स
BMW के इंजन्स थे और ये वही इंजन्स थे जो कि जर्मन एयरक्राफ्ट से रिकवर किए गए थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में कैप्चर हुए थे। इन इंजन को एयरक्राफ्ट के विंग्स के नीचे लगाने का शुरुआत में प्लान था, बट मिखोयान ने एक नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करते हुए इन एयरक्राफ्ट्स को मेन फ्यूजलार्ज में लगाने की शुरुआत की। हालांकि यहाँ पर इन इंजन से इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, तो मिखोयान ने एक की बजाय 2 इंजन्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। इस एयरक्राफ्ट को नाम दिया गया i-300 और यही एयरक्राफ्ट 1946 में बनकर के आया मिग-9 के नाम से। मिग-9 में 2 RD-20 इंजन्स को इस्तेमाल किया गया था। ये दोनों ही इंजन्स BMW के इंजन्स पर बेस्ड थे। इस एयरक्राफ्ट की स्पीड भी बढ़ के 570 माइल्स पर आवर तक पहुंच गई। इसके अलावा इसकी सर्विस सीलिंग भी 45,000 फीट तक पहुंची। इस एयरक्राफ्ट का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हुआ। इस एयरक्राफ्ट से खुश होकर के बोल्शेविक पार्टी और स्टालिन ने मिखोयान को अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हालांकि इसके बाद भी लगातार नए डिज़ाइंस, नए एयरक्राफ्ट्स की खोज लगातार चलती रही। इस एयरक्राफ्ट में फर्स्ट टाइम इजेक्शन सीट को भी यूज़ किया गया। उसका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इस एयरक्राफ्ट के ऊपर बनाया गया और बाद में इसी एयरक्राफ्ट के अंदर उसको फिट भी किया गया। इसके अलावा मिखोयान ग्रुप लगातार नए स्वेफ्ट विंग डिज़ाइन के ऊपर भी अपनी रिसर्च कंटिन्यू किए हुए था और मिग-8 के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्होंने प्राप्त की थी उसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर नए स्वेफ्ट विंग जो विमान थे उनको लगातार बनाया जा रहा था। और इस कड़ी में 1947 में मिग-15 नाम से एयरक्राफ्ट जो है वो बनकर के तैयार हुआ, जिसके अंदर न सिर्फ जेट इंजन को यूज़ किया गया था बल्कि ये एक स्वेफ्ट विंग एयरक्राफ्ट भी था। इस एयरक्राफ्ट को पावर्ड किया गया था रोल्स रॉयस के नीन इंजन्स के द्वारा। नीन इंजन्स ब्रिटिश बेस्ड इंजन्स थे और बाद में रशिया ने इन्हीं इंजन्स के बेसिस पर RD-45 इंजन्स बनाए। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि रशियंस को ब्रिटिश इंजन्स कैसे मिले, क्योंकि उस समय में ब्रिटेन रशिया का बहुत बड़ा कंपटीटर था। इन इंजन्स के बाद इस एयरक्राफ्ट की स्पीड हो गई 6,500 माइल्स पर आवर और इसकी सर्विस सीलिंग भी बढ़कर पहुंच गई 50,000 फीट तक। इस एयरक्राफ्ट में प्रेशराइज कैबिन और इजेक्शन सीट भी यूज़ की गई थी और इस एयरक्राफ्ट को बहुत सारे अदर देशों को बेचा भी गया था, स्पेशली ईस्टर्न ब्लॉक के कंट्रीज़ जैसे कि रशिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, चाइना एंड इंडिया को भी इस एयरक्राफ्ट को सेल आउट किया गया था। इस एयरक्राफ्ट का मेन इस्तेमाल जो है वो कोरियन वॉर में देखा गया। कोरियन वॉर में इस एयरक्राफ्ट का सामना हुआ सेबर जेट से, जो कि उस समय अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली हाई एयरक्राफ्ट माने जाते थे। हालांकि सेबर जेट कंपैरेटिवली स्लो और लेस मैनूवरेबल था, बट सेबर जेट के अंदर जो एडवांस रेडार्स लगाए गए थे उनकी वजह से वो इस एयरक्राफ्ट को मिग-15 को शूट डाउन करने की कैपेबिलिटी रखता था। हालांकि अब ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किया गया जहां पर बहुत ज़्यादा सेबर जेट्स ने मिग-15 को ओवरकम किया हो, बट फिर भी मिग-15 का जो मेन कंपटीटर था वो उस समय सेबर जेट था। बाद के समय में मिग-15 में भी बहुत सारे डिफरेंट तरह के रेडार्स को लगाया गया, उनको टेस्ट किया गया। लगातार एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ाने के लिए मिखाइल ग्रुप लगातार नए टेक्नोलॉजिकल एडवांस कर रहा था और यहाँ पर मिग-15 के अंदर उन्होंने नया वर्जन जो है फॉर्म्ड किया, जिसका नाम दिया गया मिग-17। मिग-17 की स्पीड मिग-15 से थोड़ी ज़्यादा थी और मिग-17 लगभग साउंड बैरियर को टच उसने किया था। हालांकि वो साउंड बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाया, बट फिर भी वो मिग-15 से थोड़ा ज़्यादा एडवांस था। वहाँ पर बेटर स्पीड कैपेबिलिटी थी और उसके एरोडायनामिक फ्रेमवर्क में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे। ये पहला एयरक्राफ्ट था जो मिसाइल से इक्विप्ड था और इसमें 2 की बजाय 3 कैनन को एड ऑन किया गया था। इस बीच में 1955 तक लगातार कोशिशें चलती रही कि एयरक्राफ्ट की स्पीड को और कैसे बढ़ाया जा सके और एयरक्राफ्ट की स्पीड को मार्क 2 तक कैसे पहुंचाया जाए। बट मार्क 2 तक पहुंचने के लिए नए मटेरियल और नए एरोडायनेमिक फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी, जिसके ऊपर लगातार मिखोयान ग्रुप काम कर रहा था। इस बीच में E5 नाम का एक एयरक्राफ्ट वहां पर डिज़ाइन किया गया, जिसकी स्पीड उस समय में मार्क 2 पहुंचने की कैपेबिलिटी रखती थी। हालांकि बहुत सारे टेस्ट पायलट्स ने ये ट्राई किया, जो कि शुरुआत में काफ़ी सारे फेल हुए, बट फिर गवर्नमेंट ने इनके लिए रिवॉर्ड्स का भी जो है अनाउंसमेंट किया और एयरक्राफ्ट्स ने फिर मार्क 2 की स्पीड को अटेंड किया और लगभग 1250 माइल्स पर आवर की स्पीड तक इस एयरक्राफ्ट को ले करके गए। इसी एयरक्राफ्ट के डेल्टा विंग डिज़ाइन पर बेस्ड एक नया एयरक्राफ्ट फॉर्म्ड किया गया, जिसको 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया और ये मिग-21 के नाम से जाना गया। मिग-21 दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से इंक्लूड है। आपको पता ही होगा, हमारे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, वहाँ पर अभिनंदन वर्धमान का भी जो एयरक्राफ्ट था वो मिग-21 था। मिग-21 1958 से लेकर के आज 2023 तक लगातार
बहुत सारे देशों की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि 10,000 यूनिट्स बनाए गए और लगभग 40 देश इसको इस्तेमाल करते हैं। आज भी बहुत सारी देशों की वायुसेना में इस एयरक्राफ्ट को एक्टिवली सर्विस करते हुए देखा जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट काफ़ी फास्ट था। ये एयरक्राफ्ट मार्क 2 तक की स्पीड तक जा सकता था और इसकी मैन्योवरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। वियतनाम वॉर में MiG-21 का मेन कंपटीटर यूएस का F-4 फैंटम था, जो कि उस समय में अमेरिका का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस एयरक्राफ्ट माना जाता था। MiG-21 में डोपलर रडार के अलावा 23 mm की कैनन, 4 हार्ड पॉइंट्स, इम्प्रोवाइज इजेक्शन सीट, इस तरह की बहुत सारे न्यू फीचर्स को एड ऑन किया गया था। MiG-21 को फॉर्म करने के बाद और ऐसे एयरक्राफ्ट्स को बनाने के बाद जिनकी स्पीड मार्क 2 तक थी, मैकॉन ग्रुप इसके बाद भी लगातार ऐसे एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर करता रहा, टेस्ट करता रहा जिनकी स्पीड मार्क 2 से ज़्यादा हो। इसी बीच रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री से एक नए एयरक्राफ्ट की डिमांड को रेज़ किया गया, जो कि उस समय में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सके और साथ ही साथ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को कैरी कर सके। इस एयरक्राफ्ट की स्पीड लगभग मार्क 3 होने वाली थी और रशिया ने इस समय में बहुत सारे डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स को फॉर्म्ड भी किया। मिग ग्रुप ने इस एयरक्राफ्ट का नाम दिया E-155 और इस एयरक्राफ्ट के लिए नए तरह के मटेरियल्स को फॉर्म किया गया, क्योंकि इतनी स्पीड पर जो मटेरियल के अंदर की हीटिंग कैपेसिटी है वो बहुत हाई होनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने स्टेनलेस स्टील के अलावा हनीकॉम्ड अलॉय, टाइटेनियम अलॉय और डिफरेंट तरह की मटेरियल्स को इस एयरक्राफ्ट के अंदर यूज़ किया। 6 साल की मेहनत के बाद 1970 में जाकर के एक एयरक्राफ्ट एग्जिस्टेंस में आया और इस एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया MiG-25। MiG-25 उस समय में टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस था कि अमेरिका इसको पाने के लिए लगभग पागल हो चुका था, यानी कि उसने हर वो कोशिश की जो कि इस एयरक्राफ्ट को पाने के लिए वो कर सकता था। अंत में एक भगोड़े पायलट जिसका नाम था विक्टर ब्लैंको, उसके थ्रू इस एयरक्राफ्ट को अमेरिका ने पाया और इस एयरक्राफ्ट के पीछे छुपी हुई टेक्नोलॉजी को फाइंड किया गया। हालांकि रशियंस ने बाद में वो सारी चीज़ें जो कि उस समय में विक्टर ब्लैंको अमेरिका को बेच चुका था, उन सभी टेक्नोलॉजी को रशिया ने बाद में चेंज भी किया। हालांकि फिर भी ये एयरक्राफ्ट इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस था कि उस समय में 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इस एयरक्राफ्ट के नाम है। ये एयरक्राफ्ट मेनली आज की सैटेलाइट्स का काम करता था, यानी कि रिकॉन्सेंस मिशन में इस एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जाता था। इस एयरक्राफ्ट की स्पीड लगभग मार्क 3 थी और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट का जो सर्विस सीलिंग थी वो भी लगभग 1 लाख फीट तक थी, जो कि आजकल के एयरक्राफ्ट में भी देखने को नहीं मिलती। ये एयरक्राफ्ट एक तरह से टेक्नोलॉजिकली बून था। हालांकि बहुत सारे देश इसको यूज़ करते हैं और भारत भी उनमें से एक देश था जिसमें इस एयरक्राफ्ट को यूज़ किया गया, बट बहुत सीक्रेटली इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करती थी इंडियन एयरफोर्स। 1960 और 1970 के दशक में MiG-21 और MiG-25 के बाद भी लगातार मिग ब्यूरो नए एयरक्राफ्ट्स, नई तरह के फीचर्स पे लगातार काम करता रहा और यहाँ पर उन्होंने एक नया विंग डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया, वो था वेरिएबल विंग डिज़ाइन। वेरिएबल विंग डिज़ाइन का मतलब है एयरक्राफ्ट के विंग अकॉर्डिंग टू द स्पीड अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैन्योवरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट बनकर के तैयार हुआ जिसके अंदर इस विंग वेरिएबल डिज़ाइंस को इंट्रोड्यूस किया गया, वो था MiG-23। MiG-23 एक तरह का इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट था जिसकी मैक्सिमम स्पीड 1500 माइल्स पर आवर थी और इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो डिज़ाइन था वो काफ़ी ज़्यादा मैन्यूवरेबल था और इस एयरक्राफ्ट का बाद में एक एडवांस वर्जन भी बनता है जो कि ग्राउंड अटैक के लिए यूज़ होता है और वो MiG-27 था। दो एयरक्राफ्ट्स ने बहुत सारे वॉर्स के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। भारत ने भी इस तरह के एयरक्राफ्ट्स को यूज़ किया। रिसेंटली कुछ सालों पहले MiG-23 और MiG-27 को इंडियन एयरफोर्स से रिटायर भी किया गया है। चाहे कारगिल वॉर हो या 1971 वॉर, इन सभी वॉर्स ने MiG-23 और MiG-27 ने काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया है और हमेशा ग्राउंड अटैक का जो रोल था इनको दिया गया था वो एक बहुत इफ़िशिएंटली परफॉर्म भी किया है। इसके बाद भी लगातार मिग ब्यूरो ऐसे डिज़ाइंस के ऊपर काम करता रहा जो कि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो और बाद में चल करके एक नया एयरक्राफ्ट एग्जिस्टेंस में आता है, वो है MiG-29 जो कि 4th जनरेशन फाइटर माना जाता था। इसका डिज़ाइन बाकी एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट था। यहाँ पर एक की बजाय 2 टेल विंग्स थे और इसी के अलावा यहाँ पर 2 इंजन्स भी थे। ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट था। इसके डेवलपमेंट के दौरान ही 1970 में आर्टेम मिखोयान की हार्ट अटैक से मृत्यु हो
जाती हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स, जो कि मिग 29 का एक एडवांस एयरक्राफ्ट बनाया गया जिसको मिग 35 के नाम से जानते हैं, और मिग 25 का एक एडवांस एयरक्राफ्ट बनाया गया जिसको मिग 31 के नाम से जाना जाता है। ये एयरक्राफ्ट भी इनकी मृत्यु के बाद बनाए गए। 2006 में व्लादिमीर पुतिन के एक ऑर्डर के बाद इस एयरक्राफ्ट ब्यूरो को बाकी सभी एयरक्राफ्ट ब्यूरो जो उस समय में रशिया में वर्क कर रहे थे उन सबको मर्ज कर दिया गया और एक यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन को फॉर्म्ड किया गया। आर्टेम मिकोयान और उनके ग्रुप ने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है और आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा याद करती रहेंगी, उनसे हमेशा इंस्पिरेशन लेती रहेंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।